देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के छावला रेप केस में 10 साल बाद 3 दोषियों की सजा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए ये फैसला सुनाया। बता दें कि पीड़ित परिवार 10 साल से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हत्या और रेप के 3 आरोपी 10 साल पहले दिया था वारदात को अंजाम। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी रिहाई। दिल्ली के छावला की 10 साल पहले की वो रात कोई नहीं भुला सकता है, जब एक 19 साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ 3 लोगों द्वारा गैंगरेप करके बेहद क्रूरता से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद रेप की वारदात इतनी भयानक थी जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। 19 साल की लड़की से दरिंदगी और हैवानियत इस कदर की गई कि आरोपियों ने उसके साथ रेप के बाद आंखों में तेजाब तक डाल दिया था। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये घटना साल 2012 की है, जब पीड़िता दफ्तर से घर को लौट रही थी और अपराधियों ने उसे अगवा कर अपहरण के बाद इस बर्बर वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में तीनों आरोपियों को निजी अदालत और हाईकोर्ट ने इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की, लेकिन आरोपियों ने सजा कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। अनामिका वो नाम जो निजी अदालत ने सुनवाई के दौरान पीड़िता को दिया था। उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली अनामिका दिल्ली के छावला के कुतुब विहार में रहती थी। 9 फरवरी 2012 की वो रात जब नौकरी से लौटते समय राहुल, रवि और विनोद नाम के 3 आरोपियों ने उसे अगवा कर लिया था, जिसके बाद 2 दिन बाद 14 फरवरी को अनामिका की लाश बहुत बुरी हालत में हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिली थी, जिसके बाद जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई। वहीं गैंगरेप के अलावा अनामिका को असहनीय यातनाएं दी गई थी। उसे कार में मौजूद औजारों से बुरी तरीके से पीटा गया था, साथ ही शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया था। यही नहीं, गैंगरेप के बाद अनामिका के चेहरे और आंख में तेजाब तक डाल दिया गया था। लड़की के अपहरण के समय चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने लाल इंडिका गाड़ी की तलाश की। कुछ दिनों के बाद उस गाड़ी में घूमता राहुल पुलिस के हाथ लग गया। उसने अपना गुनाह कबूल किया और अपने दोनों साथी रवि और विनोद के बारे में भी जानकारी दी। तीनों की निशानदेही पर ही पीड़िता की लाश बरामद हुई थी। डीएनए रिपोर्ट और दूसरे तमाम सबूतों से निचली अदालत में तीनों के खिलाफ केस निर्विवाद तरीके से साबित हुआ। इस मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2014 में 3 मुख्य अभियुक्तों रवि कुमार, राहुल और विनोद को युवती के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें मौत की सजा सुनाई थी, जिसकी पुष्टि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 26 अगस्त 2014 को कहते हुए की कि वे किसी वहशी जानवर की तरह शिकार की तलाश में थे। तीनों के खिलाफ पीड़ितों के अपहरण, उसके साथ रेप और हत्या के केस में कई धाराएं लगाई गई थी, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी पाया। वहीं जस्टिस यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने दोषियों की अपील पर इस साल 6 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं इस आदेश के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। पीड़िता के परिजन इस आदेश के बाद टूट गए हैं। वहीं समाज सेवी इस फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझे लगता है संतोष तो क्या, हमें बहुत गुस्सा है और बहुत घुटन हो रही है इस फैसले के बाद से कि कितने साल एक माँ बाप ने इंतज़ार किया, उनकी बेटी जिसके साथ इतनी बर्बरता हो, उसको किस बेस पे आपने फांसी तो छोड़ के, आपने उम्र कैद छोड़ के आपने उनको रिलीज कर दिया। आप उन दरिंदों को क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों बरी कर रहे हैं? आपके माइंड में क्या चल रहा है? मैं जानना चाहती हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट से, आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों छोड़ दिया? किसके लिए छोड़ दिया? ताकि वो और लड़कियों को अपनी दहशत का और उसका अपने हैवानियत का शिकार बनाएंगे? क्या सोच के छोड़ा है, हम जानना चाहते हैं क्यों छोड़ा है। अगर इनको छोड़ दिया है तो देश का संविधान मेरे लिए 0 है, और देश में अगर ऐसे कोर्ट हैं जो कि ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हैं तो मेरे लिए बेमानी है। ऐसे कोर्ट्स को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। दोषियों की रिहाई पर लड़की के पिता ने कहा, हम यहाँ न्याय के लिए आए थे, यहाँ अंधी कानून व्यवस्था है, दोषियों ने हमें कोर्ट रूम में ही धमकाया था, हमारे 10 साल के संघर्ष को नजरअंदाज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम टूट गए हैं, लेकिन कानून की लड़ाई जारी रखेंगे। तो छावला रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी है
और छावला रेप केस में हत्या और रेप के 3 आरोपियों को रिहाई दी गई। 10 साल पहले की यह वारदात, 10 साल पहले दिया था घटना को अंजाम। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने दी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी रिहाई। लंबे मंथन और केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद भाजपा ने प्रदेश में सभी संगठनात्मक जिला इकाइयों के अध्यक्षों के नाम की रविवार देर रात घोषणा कर दी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई। भारतीय जनता पार्टी में से भविष्य के निकाय चुनाव और फिर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के नजरिए से देखा जा रहा है। तो यहां पर नई जिम्मेदारी और बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। पौड़ी से सुषमा रावत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं कोटद्वार में वीरेंद्र सिंह रावत के हाथों में कमान दी गई है। और चंपावत जिले के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा का चंपावत व लोहाघाट पे भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मेहरा ने पार्टी हाईकमान व सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है। साहब, सर्वप्रथम अपने प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय पुष्कर धामी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय कैलाश जी का और तमाम पूर्ण हमारा जो संगठन प्रदेश नेतृत्व का, उसका धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने देवतुल्य इस जिले के वरिष्ठ कार्यकर्तागणों का, मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं का, जिनकी बदौलत आज मैं इस जिले के जिलाध्यक्ष के तौर पर आप लोगों के सामने हूं। और मेरी ऐसी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि चुनौती उनके लिए होती है जिनके संगठन में कार्यकर्ता कमजोर होते हैं। और चूंकि मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी आज चरम पर है और इसका हर एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भावना से भारतीय जनता पार्टी के जीत के लिए हमेशा लगा रहता है। और भाजपा जिला अध्यक्षों के पद आवंटित होने के बाद पिथौरागढ़ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। यहां पार्टी ने गिरीश जोशी को जिला अध्यक्ष बनाया है और उनके पिथौरागढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और उन्हें फूल मालाएं भेंटकर उनका स्वागत भी किया है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला और जिलों की कमान अब सौंप दी गई है। 19 जिलों को नए जिला अध्यक्ष मिल गए हैं। गिरीश जोशी को पिथौरागढ़ की कमान दी गई है और गिरीश जोशी के अपने क्षेत्र में पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और अल्मोड़ा में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। रमेश बहुगुणा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पूरे प्रदेश के 19 जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और अल्मोड़ा जिले का सौभाग्य है कि बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ नेता रमेश बहुगुणा जी, जिनका संगठन में बहुत लंबा अनुभव है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस जिले का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। हमें आशा है, उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार सफलताएं हासिल करती जा रही है वो सफलताएं और आगे बढ़ेंगी और हमें पूर्ण विश्वास है सभी कार्यकर्ता आज बड़े हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति करेगी। और देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में आयोजित हिमालयन कप 2022 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टीम को ट्रॉफी देकर उनका हौसला बढ़ाया और इस मौके पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने जो कहा है वो कर दिखाया है। जीते जी और बहुत सारे ऐसे काम जिसके कारण से उत्तराखंड का नाम पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने किया है, ऐसे महानुभावों को हम लोगों ने सम्मानित करने का फैसला किया है और उनको सम्मानित करके हम सब कहीं ना कहीं स्वयं भी सम्मानित हो रहे हैं, स्वयं भी गौरवान्वित हो रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी और उत्तराखंड के लोग
उनसे प्रेरणा लें, इसलिए हमने ये सम्मान का कार्यक्रम। तो 30 अक्टूबर को टूर्नामेंट की हुई थी शुरुआत और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके। प्रवीण, समापन कार्यक्रम में खुद सीएम पहुंचे और ट्रॉफी देकर उत्साह बढ़ाया है इन खिलाड़ियों का। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जो है समापन कार्यक्रम में पहुंचे और इस कार्यक्रम में उन्होंने जितने भी खिलाड़ी हैं उनके साथ फोटो भी खिंचाई, उनका उत्साहवर्धन किया और सभी को संदेश दिया कि बेहतर खेल के माध्यम से जीवन को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। सिर्फ अब पढ़ने लिखने ही नहीं, बल्कि खेल भी ऐसा माध्यम है कि आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में, और सरकार उनके साथ पूरी तरह खड़ी है। ये उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवीण अधिक जानकारी के लिए। और हल्द्वानी में 3 नवंबर को पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उधम सिंह नगर के किच्छा का रहने वाला है और डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि लूट के मकसद से पुलिसकर्मी की पत्नी ममता बिष्ट की हत्या कर दी गई और जानकारी के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मी के घर में ग्रिल लगाने का काम करता था। ये हमारी जो सिपाही है शंकर बिष्ट, इसकी पत्नी है ममता बिष्ट, इसकी 3 तारीख को हत्या हुई थी, जिसको जो है एक सनसनीखेज घटना थी। पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग वो टास्क था। पुलिस लगातार इसमें पिछले 2-3 दिन से कार्य कर रही थी, जिसमें आज एक में वो मुख्य अभियुक्त था मोहम्मद अशरफ उर्फ भूरा, इसको पुलिस ने जो है किच्छा से बरामद किया। उसके पास से आला कत्ल और घटना में जो लूटी गई सारी की 100% संपत्ति बरामद की। और आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हरी झंडी के बाद साधु समाज में खुशी की लहर है। संतों ने सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की। हरिद्वार में अखिल भारतीय साधु समाज के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी ऋषि स्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कई सालों की जरूरत बताया है। संतों के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण की देश को बहुत जरूरत थी। आज संत समाज में बहुत ही खुशी की लहर है और पूरा संत समाज सर्वोच्च न्यायालय को जो निर्णय दिया है वो इस समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। वर्तमान में आरक्षण जो है वह होना ही चाहिए था आर्थिक आधार के ऊपर। जिनको मिल चुका है वो आर्थिक आधार पर बहुत संपन्न हो चुके हैं और आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसमें भारत साधु समाज उनका आभार प्रकट करता है और उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णयों का स्वागत करता है। और कांग्रेस पार्टी ने भारत के प्रथम गांव मानस से अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर दिया। इस यात्रा के तहत कांग्रेस बीजेपी की राज्य विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। भारत यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने का भी प्रयास कर रही है। और बद्रीनाथ धाम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी उपनेता सदन कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है कांग्रेस के नेताओं की ओर से। और विकासनगर के सहसपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नशे पर नकेल कसते हुए नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में चरस भी बरामद की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है और पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। और मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है। साल के अंतिम गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज हरिद्वार के एक आश्रम में एसएसपी अजय सिंह ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट आज पौराणिक परंपरा के अनुसार शुभ मुहूर्त में बंद हो गए हैं। अब शीतकाल के 6 माह बाद भगवान तुंगनाथ की पूजा शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ में की जाएगी। आज अपने धाम तुंगनाथ से भक्तों की भीड़ और जय जयकार के साथ बाबा केदार की डोली अपने प्रथम पड़ाव चोपता पहुंची है।
और मसूरी में लॉज डलहौजी मसूरी द्वारा महिला कल्याण परियोजना के तहत फ्री मेसन हॉल मसोनिक लॉज बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर भारत के रीजनल ग्रैंड लॉज के रीजनल ग्रैंड मास्टर संजीव के गांधी के द्वारा किया गया। इस मौके पर 60 से अधिक एकल माताओं को गर्म सूट, स्वेटर और मोजे वितरित किए गए हैं, तो वहीं उनके बेहतर स्वास्थ्य और भविष्य की कामना भी की गई है। और उत्तराखंड की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक खनन की रॉयल्टी दरों में एक रूपता लाने की तैयारी शुरू की गई है। प्रदेश में एक स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे, जिस पर वन विकास निगम की तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन रॉयल्टी की दरों में एक समान रूपता लाने से अवैध खनन में कमी आएगी। देखिए, पिछले कुछ समय में ये लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वन विकास निगम के द्वारा जो रॉयल्टी और उसके साथ जो एडिशनल चार्जेस लिए जा रहे हैं वो बाकी जो प्राइवेट लोग काम करते हैं उनके तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, तो लगभग 3 गुना का अंतर आ रहा है। तो उस संबंध में हम लोगों ने 3 बार बैठक कर ली है वन विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के साथ। फॉरेस्ट विभाग के भी अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। उसमें कुछ जो लीगल या आप समझिए कि कोई ऐसे वैधानिक जो चार्जेस हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लिए जाते हैं, तो उस वजह से कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। तो उसको रेशनलाइज करने के लिए मैंने अनुरोध किया था प्रमुख सचिव वन साहब को, तो उन्होंने कहा है कि हम उसको रिव्यू करके देख लेते हैं कि जो भी लीगल ड्यूज़ हैं वो तो लिए जाएं, उसके अलावा अगर कोई और रेट कम किए जा सकते हैं या वन विकास निगम के अपने कोई चार्जेस कम किए जा सकते हैं तो उसको किया जाए।